हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। सो गाइस, आज रविवार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स डाउट क्लास की एक और कमाल की वीडियो। और वाकई में इतवार का मजा अपने आप में बहुत कमाल का होता है। अब तो ऑफिसेज भी खुलने लगे हैं, स्कूल्स भी खुली जाएंगे, कई जगहों पर खुल गए हैं, तो इतवार की रौनक फिर से लौट आएगी, इतवार की इज्जत भी फिर से लौट आएगी। फिलहाल फिर से मैंने भी किया आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, दूंगा उनके जवाब। चलिए फिर बिना देर की वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं आपके कमेंट्स। तो पहला कमेंट मैंने पिक किया है दीपांशु कुमार का। लिखते हैं, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैंग्ड एंड हंग। हैंग्ड और हंग के बीच क्या डिफरेंस होता है? देखिए, हैंग के दो मतलब होते हैं। हैंग का एक मतलब तो होता है फांसी देना, फांसी की सजा देना या फांसी देना, और हैंग का दूसरा मतलब होता है लटकाना, चाहे वो कपड़े लटकाना हो, चादर लटकाना हो, कुछ भी किसी इंसान को लटकाना हो। तो जो लटकाने वाला हैंग है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है हंग, और जो फांसी देने वाला हैंग होता है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है हैंग्ड। तो ये ईडी वाला जो है ये फांसी देने वाला है, और ये यू वाला जो है ये लटकाने वाला है। अगला सवाल पूछा है अमरिंदर कुशवाहा ने। लिखते हैं, हेलो सर, हाय अमरिंदर। सर मैं क्वेश्चन, मेरा सवाल है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस। इसका हिंदी में क्या मतलब है? आई एम डाउन टू यू एंड टेल मी कम ओवर। सर प्लीज 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 इतने सारे प्लीज जरूर बताइएगा प्लीज। हाँ जी बिल्कुल बता देता हूं, आप इतने सारे प्लीज बोलेंगे तो क्यों नहीं बताऊंगा। आपने पूछा है आई एम डाउन टू यू का क्या मतलब होता है, तो आई एम डाउन टू यू का मतलब होता है इच्छुक, बहुत ज्यादा एक्साइटेड, मैं आपसे मिलने के लिए या आपके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, या इज्जत करना भी होता है, और भी कई मतलब होते हैं इसकी, ये मेन वाला मैंने आपको बताया। अगला है कम ओवर। कम ओवर का हिंदी में मतलब होता है किसी चीज से उबर जाना या किसी चीज को भूल जाना। जैसे तुम उसकी मौत को जल्दी ही भूल जाओगे, परेशान मत हो, आई नो कि आप बहुत परेशान हो, जल्दी वक्त के साथ उसकी मौत को भूल जाओगे। यू विल कम ओवर हिज डेथ, यानी कि उसकी मौत को जल्दी भूल जाओगे। तो किसी चीज को भुला देना, भुलाकर आगे बढ़ जाना जिंदगी में, तो उससे कम ओवर कहते हैं। अगला सवाल पूछा है सचिन पटेल ने। लिखता है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम, लिटिल एंड फ्यू। प्लीज सर पिक माय क्वेश्चन। मेरा सवाल पिक कीजिए, सम, लिटिल एंड फ्यू में क्या फर्क होता है? देखिए, सम का मतलब होता है कुछ कुछ। आई एम रीडिंग सम बुक्स, मैं कुछ किताबें पढ़ रहा हूं। आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आई सॉ सम बॉयज, मैंने कुछ लड़कों को देखा। अब ये जो लिटिल और फ्यू है, इन दोनों का मतलब होता है थोड़ा सा। देखो ऐसे करके बोलना है, थोड़ा सा। लिटिल और फ्यू दोनों का मतलब यही होता है, बस फर्क क्या है, फ्यू लगेगा काउंटेबल के लिए और लिटिल लगेगा अनकाउंटेबल के लिए। आई नीड लिटिल वाटर, मुझे थोड़े से पानी की जरूरत है। आई नीड फ्यू बुक्स, मुझे थोड़ी सी किताबों की जरूरत है। तो सम माने कुछ और फ्यू और लिटिल मतलब थोड़ा सा। अगला सवाल पूछा है निखत ने। लिखती हैं, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग निखत जी, गुड मॉर्निंग सर। यू आर माय फेवरेट टीचर ऑफ इंग्लिश, आप मेरे प्रिय अध्यापक हैं अंग्रेजी के। सर माय क्वेश्चन, मेरा सवाल है, मीनिंग ऑफ क्रिटिक्स। क्रिटिक्स का क्या मतलब होता है? क्रिटिसाइज, सॉरी, क्रिटिसाइज का क्या मतलब होता है, एंड वेयर डज दैट यूज, और इसका यूज कहां पर होता है? सर प्लीज पिक माय क्वेश्चन, मेरा सवाल उठाइए। थैंक यू सो मच सर। सो क्रिटिसाइज मतलब होता है किसी के विपरीत बोलना, यानी किसी की बात को गलत साबित करना, किसी की आलोचना करना, उसे क्रिटिसाइज कहते हैं। और क्रिटिसाइज करने वाले क्रिटिक्स कहलाते हैं। अब जैसे अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, करोड़ों में कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अमिताभ बच्चन जी को क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं, यानी कुछ लोग उनकी बात से सहमत भी नहीं है। नहीं जी ये बात गलत है, इन्होंने जवाब जो बोली हम तो सहमत नहीं है, हम तो विरोध में है इसके। तो जो विरोध में है, जो उस बात को गलत कह रहे हैं, वो उस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। और वो लोग क्या है? विरोध करने वाले, क्रिटिसाइज करने वाले क्रिटिक्स है। और ये जो क्रिटिसाइज या क्रिटिक्स शब्द है, ये ज्यादातर कविताओं में या पॉलिटिक्स में यूज होता है। उस कवि ने उसको क्रिटिसाइज किया, उसने उसकी बुराई की, या उस नेता ने उसको क्रिटिसाइज किया, ये ऐसे यूज होते हैं। अगला सवाल पायल राठौर ने पूछा। लिखती हैं, सर जिस वाक्य के अंत में ना लिखा हो उसका अनुवाद कैसे होगा? जैसे तुम बोलना, हमें कहना, तुम सोचना आदि। अच्छा, तुम जाना, तुम बैठना, तुम आना, ऐसे कैसे बोलेंगे? तो देखिए, जितने भी सेंटेंसेस हैं इनमें फ्यूचर का बोध हो रहा है। आप देखिए, बोलकर देखिए, तुम जाना, हम बाद में जाएंगे, ठीक है, तुम जाना, तुम बैठना, ये नहीं बैठेगा, तुम बैठना, यानी कि कभी काम हुआ नहीं है, आप कह रहे हैं कि ऐसा तुम करना, तो फ्यूचर का बोध हो रहा है। जहां पर भी आपको लगे कि पहले तो टेंस ही देख लिया कीजिए, किस टेंस का बोध हो रहा है, तो इसमें फ्यूचर का बोध हो रहा है। जहां भी फ्यूचर का बोध हो तो आप नॉर्मली फ्यूचर इंडेफिनिटिव बना दो, तो इसमें फ्यूचर इंडेफिनिटिव बन जाएंगे विल के साथ। तो लिखा है जैसे तुम बोलना, यू विल स्पीक, हमें कहना, यू विल टेल अस, या फिर तुम सोचना, यू विल थिंक, तो ये फ्यूचर में बनेंगे, क्योंकि इनसे बोध फ्यूचर का हो रहा है। जो साउंड आ रहा है, जो फीलिंग आ रही है, फ्यूचर की आ रही है।
अगला सवाल पूछा है साधना मिश्रा ने, लिखती हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड अस्लीप। स्लीप और स्लीप में क्या फर्क होता है? देखिए स्लीप का मतलब होता है सोना, मतलब ऐसा सोना कि होश ना हो। अब सभी की नींद ऐसी होती है कि सोने के बाद किसी को होश नहीं होता। मैं सो रहा, आई एम स्लीपिंग, वह सो रही है, शी इज स्लीपिंग, वह सो रहा था, ही वाज स्लीपिंग, वह सोया, ही स्लेप्ट, स्लीप की सेकंड फॉर्म। ये तो हो गया ऐसा सोना जिसमें होश ना हो। अस्लीप का मतलब होता है नींद में होना, यानी सोना लेकिन जागा होना, रे यार सोने दे, नींद आए, ऐसे होना। सो आई एम अस्लीप, मैं नींद में हूं यार, बड़ी तेज नींद आ रही है, तो ये अस्लीप। और जैसे ही सो गया, अता पता खत्म, होश खत्म, तो वो क्या हो गया? स्लीपिंग भी हो गया। तो ये फर्क होता है। तो आपको नींद आ रही है, ऊंघ से रहे, तो आई एम अस्लीप, मैं नींद में हूं। और आप सो गए तो आप थोड़ी बोलोगे नींद में कौन बोलता, फिर मैं ही बोलूंगा शी इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग। अगला सवाल पूछा है अनमोल ने, लिखता है सर इस फ्रेज का इंग्लिश क्या होगी? इस फ्रेज की इंग्लिश क्या होगी? घर की मुर्गी दाल बराबर। प्लीज सर पिक माय क्वेश्चन, मेरा सवाल लीजिए प्लीज। लव यू सर, लव यू टू माय डियर अनमोल। घर की मुर्गी दाल बराबर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसमें एक खास चीज कि इसका हिंदी में क्या मतलब होता है। तो देखिए इसका ये जो मुहावरा है घर की मुर्गी दाल बराबर, जब बोलते हैं जब आपको कोई फैसिलिटी मिल रही है और आप उसको कुछ ना समझा रहे, क्या ये तो हमारे लिए आम चीज है, तो बस जिसको नहीं मिल रही है वो कहेगा अरे यार इनके लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर है, हमें तो मिल नहीं रही, इन्हें तो चीज मिल रही है। जब भी इज्जत नहीं है, घर की मुर्गी है लेकिन उसको दाल की तरह समझा हुआ है। तो कुल मिला के हुआ घर की मुर्गी दाल बराबर। इसे इंग्लिश में बोलेंगे फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, इसका मतलब होता है, ये एक फ्रेज है, मुहावरा है इंग्लिश में घर की मुर्गी दाल बराबर के लिए। अगला सवाल पूछा है रविंद्र चौहान ने, लिखते हैं हाय सर, हाय रविंद्र, प्लीज एक्सप्लेन बोथ वर्ड्स। इन दोनों वर्ड्स को एक्सप्लेन कीजिए, गोइंग फॉरवर्ड एंड लुकिंग फॉरवर्ड। अच्छा ये फ्रेजेस हैं एक्चुअली में। अगर गोइंग फॉरवर्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है कदम बढ़ाना, किसी चीज के लिए आगे बढ़ना, आगे काम करना। जैसे आई विल नॉट गो फॉरवर्ड विदाउट एग्रीमेंट, मैं बिना एग्रीमेंट के आगे कदम नहीं बढ़ाऊंगा जी, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आगे काम नहीं करूंगा, आगे गो फॉरवर्ड नहीं करूंगा। तो कदम बढ़ाना, काम करना, आगे बढ़ना। और इसके अलावा अगर बात करें लुक फॉरवर्ड की, तो इसका मतलब होता है एक्साइटेड, किसी चीज के लिए बहुत खुश होना। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज, मैं अपनी छुट्टियों के लिए बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत उनका इंतजार कर रहा हूं। यह फर्क है। अगला सवाल पूछा है बेस्ट लर्निंग फॉर क्रिकेट ने, लिखता है हेलो सर, माय नेम इज राहुल जायसवाल, मेरा नाम राहुल जायसवाल है। माय क्वेश्चन इज दैट, मेरा सवाल यह है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेमन एंड लाइम। लेमन और लाइम में क्या फर्क होता है? देखिए इतना समझ लीजिए कि वो जो बड़े वाले नींबू होते हैं, जो पीले होते हैं, अच्छे रसदार, उन्हें अंग्रेजी में लेमन बोलते हैं। और जो छोटे छोटे हरे हरे कच्चे कच्चे नींबू होते हैं, उन्हें अंग्रेजी में लाइम्स कहते हैं, खट्टे भी होते हैं, वो लाइम होते हैं। यही फर्क है आमतौर पर। नेक्स्ट सवाल पूछा है शिवा एड्यूस स्टेशन ने, लिखते हैं खाने वाले गुड़ को इंग्लिश, खाने वाले क्या पढ़ता हूं मैं, खाने वाले गुड़ की इंग्लिश। खाने वाले गुड़ की इंग्लिश क्या होगी ये पूछ रहे हैं। सो खाने वाला जो गुड़ होता है उसे अंग्रेजी में जैगरी बोलते हैं, जैगरी। आई लाइक जैगरी टू मच, मुझे जैगरी बहुत पसंद है, यानी गुड़ बहुत पसंद है, तो ये जैगरी कहलाता है। जैगरी सबको पसंद होती है। तुलसी ने पूछा है हेलो सर, माय क्वेश्चन, मेरा सवाल है गोना की मीनिंग क्या होगी और ये कब यूज होता है? तो गोना शॉर्ट फॉर्म है गोइंग टू की, और गोइंग टू का हिंदी में मतलब होता है कोई काम करने जा रहा है। जैसे आई एम गोइंग टू बाथ, मैं नहाने जा रहा हूं, शी इज गोइंग टू स्लीप, वह सोने जा रही है, ही इज गोइंग टू प्ले, वह खेलने जा रहा है। बस आपने क्या करना है, स्टाइल झाड़ने के लिए गोइंग टू को गोना बोलना है। आई एम गोइंग टू बाथ की जगह आई एम गोना बाथ, मैं नहाने जा रहा हूं। शी इज गोइंग टू स्लीप की जगह शी गोना स्लीप, वह सोने जा रही है। ही इज गोइंग टू प्ले की जगह ही गोना प्ले, यानी कि ही इज गोना प्ले, यानी कि वह खेलने जा रहा है। सो गोइंग टू को शॉर्ट में गोना बोलते हैं, स्टाइल मारने के लिए। अगला सवाल लक्ष्य ने पूछा है, लक्ष्य प्रताप लिखते हैं वाना के मीनिंग, अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया, पिछला वाला था सिमिलर, मतलब वो क्वेश्चन नहीं, सिमिलर सही लग रहा है। वाना का मीनिंग क्या होता है गुरुजी? ये बोथ चल रहा है, बोथ चल रहा है मतलब बहुत चल रहा है, ऐसे लिखना चाहिए था आपको। अच्छा वाना का अभी जैसे मैंने बताया कि गोना होता है गोइंग टू का शॉर्ट, अब ये जो वाना है ये वांट टू का शॉर्ट होता है। वांट टू का मतलब होता है चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, मैं जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो, तुम जाना चाहते हो, यू वांट टू गो, मैं पढ़ना चाहता हूं, आई वांट टू रीड, तुम खेलना चाहते हो, यू वांट टू प्ले। तो जहां पर भी वांट टू आए आप स्टाइल मारने के लिए वाना बोल देना। मैं जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो की जगह आई वांट टू गो। तुम आना चाहते हो, यू वांट टू कम की जगह यू वांट टू कम। इस तरीके से यू वांट टू लाइक द वीडियो, क्या तुम वीडियो को लाइक करना चाहते हो? अच्छा अगला सवाल पूछा है अमित सर ने, लिखते हैं सर मुझे ट्रांसलेट बताएं, मुझे ट्रांसलेट बताएं। पहला है मुझे खिलाया जाता है, दूसरा है मुझे खाया जाता है। ये दोनों सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं मुझे खिलाया जाता है, मुझे खाया जाता है, कैसे? तो इन दोनों की ट्रांसलेशन से पहले मैं आपको दो वर्ड्स याद करा देता हूं, फीड और ईट। फीड माने होता है खिलाना और ईट माने होता है खाना। फीड माने होता है खिलाना, ईट माने होता है खाना। फीड की फॉर्म्स होती है फीड, फैड, फैड। ईट की फॉर्म्स होती है ईट,
एट इटन, फीड फैड, फैड, ईट एट इटन। अब दोनों सेंटेंसेस जो आपने पूछे हैं वो दोनों पैसिव वॉइस है, दोनों में थर्ड फॉर्म लगेगी, इसलिए मैंने थर्ड फॉर्म भी याद करवा दिया आपको। आइए बनाते हैं। मुझे खिलाया जाता है, तो खिलाने के लिए फीड यूज होता है, तो इंग्लिश होगी आई एम फैड, आई एम फैड, क्योंकि पैसिव वॉइस से थर्ड फॉर्म यूज होगी। पैसिव वॉइस नहीं आते तो मेरी वीडियो आप देखना। और मुझे खाया जाता है, यानी कि कोई मुझे खाता है, किसी के द्वारा खाया जाता है, ये भी पैसिव वॉइस है। यहां पर खाने को ईट बोलते हैं तो ईट वाला यूज होगा। आई एम इटन, तो आई एम फैड मुझे खिलाया जाता है, आई एम इटन यानी कि मुझे खाया जाता है। अच्छा, अगला सवाल पूछा है विशाल ने, लिखते हैं सर व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ चुगलखोर। चुगलखोर को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अच्छा सवाल है ये। चुगलखोर, देखिए चुगलखोर के लिए वैसे अंग्रेजी में बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन मैं आपको ट्रेंड में जो चल रहा है आजकल, क्योंकि अंग्रेजी ऐसी होनी चाहिए जो जमाने के साथ चले, तो चुगलखोर को अंग्रेजी में बोलते हैं बैक बाइटर। बैक बाइटर यानी कि पीछे, पीठ पीछे किसी की बुराई करने वाला, बैक बाइटर बोलते हैं। और चुगली करने को बैक बाइटिंग बोलते हैं। आप हिंदी में भी कह सकते हो मेरी बैक बाइटिंग मत कर, समझ गया, यानी कि मेरी चुगली मत कर, यार वो बहुत बड़ा बैक बाइटर है, बहुत बड़ा चुगलखोर है वो। सो बैक बाइटर होता है चुगलखोर। और मैंने आपको बता दिया एक एक्स्ट्रा कि बैक बाइटिंग होता है चुगली करना। ये ट्रेंड में चल रहे हैं आजकल, आप इन्हें याद कर सकते हैं कि भाई वो मेरा बैक बाइटर है या वो मेरी बैक बाइटिंग करता है। सो ये थी आज संडे वाली क्लास। आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा, नॉलेज फॉलेज भी मिल गई होगी, और जो भी वर्ड्स आपको काम के लगा करे उसे हमेशा नोट कर लिया कीजिए, नोटबुक और पेन साथ रखा कीजिए। ऐसे ही संडे वाली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया कीजिए। प्लीज आप मेरी वीडियोस को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाया कीजिए, फेसबुक पर जरूर शेयर किया कीजिए। देखिए अध्यापक को हमेशा किसी गुरु दक्षिणा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसको दूसरों तक ज्ञान पहुंचाना होता है, यही उसके लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होती है। लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे लिए थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। बाकी ऐसे ही अंग्रेजी सीखते रहिए। नेक्स्ट संडे वाली वीडियो में, संडे वाली वीडियो आई मीन ये जो सीरीज है संडे क्लास की, ये नेक्स्ट संडे फिर से लेकर आऊंगा, जैसे हर संडे लाता हूं। अपने सवाल ऐसे ही पूछते रहिएगा। किसी भी मेरी वीडियो में अपना सवाल पूछकर नीचे लिखिएगा आस्क सरताज सर, आपका सवाल संडे वाली कमेंट बॉक्स, संडे वाली वीडियो में लिया जाएगा। बाकी जिनके क्वेश्चन नहीं ले पाया माफी चाहता हूं, मैं कोशिश करूंगा उनके ही कमेंट्स में जाकर उनके जवाब देने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, घर पर रहिएगा, मौसम आजकल ठंडा है, जाती हुई सर्दी बहुत तंग करती है। डू टेक केयर, बाय बाय।